स्वागत है दोस्तों आपका मेरी हिस्ट्री के रिवीजन की सीरीज में एपिसोड 2 थ्रू एमसीक्यूज। तो हम ये सीरीज में एमसीक्यूज के थ्रू हिस्ट्री का कंप्लीट रिवीजन कर रहे हैं फॉर यूपीपीसीएस एग्जाम। एंड ऑल्सो दिस सीरीज विल बी इम्पोर्टेंट फॉर पीसीएस, किसी भी स्टेट का हो, और कुछ स्टेट एग्जाम्स हो, एसएससी हो, बैंक हो, इवन इम्पोर्टेंट हो यूपीएससी। तो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू विल बी रिगार्डिंग पाइका रेवोल्यूशन जो 1817 में हुआ था, उससे रिलेटेड एक एमसीक्यू है। तो what this question is asking about, consider the following statement about Paika rebellion of 1817। तो ये तीन स्टेटमेंट दी हुई हैं, इनमें से हमको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। मेरा मेन पर्पस ये है कि इस सीरीज का कि आप, मैं जो बोलता जाऊं आप वो सुनते जाओ, और आप इस कंप्लीट सीरीज के थ्रू एमसीक्यूज के थ्रू जो जो मेन पॉइंट है ना एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आ सकता है उसको थॉरोली रिवाइज कर लो। मतलब ये क्वेश्चन जो मैंने उठाए हुए हैं ये एग्जाम्स में आए हुए हैं या उनके आने के चांसेस है, तो उसी से रिलेटेड है। ये फर्स्ट क्वेश्चन है पाइका रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पाइका रिवॉल्यूशन 1817। तो पहला स्टेटमेंट है कि ये किसने लीड किया था बख्शी जगबंधु ने अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो बख्शी जगबंधु ने इसको लीड किया था। तो तो ये स्टेटमेंट एकदम सही है, इनको इन्होंने लीड किया था इसको। इट टुक प्लेस इन खुर्दा रीजन ऑफ प्रेजेंट डे उड़ीसा। ये उड़ीसा में हुआ था। ये मतलब जो पाइका रेवोलियन है 1817 का, ये उड़ीसा रीजन से बिलोंग है, ये भी सही है। और बख्शी जगबंधु इसके लीडर थे। ये क्या है, एक पाइकाज वर द मिलिशिया क्लास, मतलब मिलिट्री क्लास थे अंडर गजपति किंग्स के अंदर काम करते थे ये तीसरा स्टेटमेंट भी इससे रिलेटेड एकदम सही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कॉमेमोरेटेड इट्स 200वीं एनिवर्सरी मनाई थी इसकी 2017 में, एंड रिकॉग्नाइज इट एज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको पहला वॉर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया है। 1800 मतलब जो 200 साल की इसकी एनिवर्सरी मनाई गई थी, इसको 2017 में फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह गवर्नमेंट इसको रिकॉग्नाइज किया। ये फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है। तो इससे चार क्वेश्चन बनते हैं इस एमसीक्यूज के थ्रू। ये चारों स्टेटमेंट सही हैं। क्वेश्चन हो सकता है कि पाइका रेवोल्यूशन कब हुआ, 1817 में हुआ, किस स्टेट से रिलेटेड, गुजरात सॉरी उड़ीसा से रिलेटेड है, लीडर कौन थे, बख्शी जगबंधु थे इसके, और ये मिलिशिया क्लास थे, गजपति रूलर्स के अंदर काम करते थे। और इसको 2017 में इसको एक फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के रूप में एक दर्जा दे दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू 200वीं एनिवर्सरी पे इसकी। तो ये चार एमसीक्यूज थे इसी एक सिंगल एमसीक्यू के अंदर, तो चार स्टेटमेंट सही है इसका। तो इसका आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको चारों स्टेटमेंट अच्छे से दिमाग में फिट होने चाहिए। पाइका रिवोलियन, बख्शी जगबंधु, ओडिशा रीजन, मिलिशिया क्लास गजपति किंग्स, और 2017 में इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की तरह गवर्नमेंट ने दर्जा दे दिया है। सेकंड एमसीक्यू बरेली रिवोल्ट से रिलेटेड है। ये 1816 का रिवोल्ट है। बरेली आपको पता है किस रीजन के अंदर आता है। तो कौन सा रिलीजन मतलब किसके द्वारा लीड किया गया था इसको, और इसका कॉज क्या था, इसमें लीड किस मतलब पहला पहला वो तो आपको बताना चाहिए 1816 में हुआ था बरेली रिवोल्ट। और इसके अंदर लीडर कौन थे और इसका कॉज क्या था, ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। तो इसके लीडर थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। और इसका रीजन क्या था, एंगर ओवर ब्रिटिश लैंड रेवेन्यू या रिलीजियस पॉलिसी। जो लैंड को रेवेन्यू सिस्टम चल रहा था उनका, और रिलीजियस पॉलिसी उसके अगेंस्ट था। मेन चीज क्या है कि बरेली रिवोल्ट के लीडर कौन थे, मुफ्ती मोहम्मद एवाज। तो इससे रिलेटेड कुछ पढ़ लेते हैं। ये मेनली क्या होता है कि लोकल अपराइजिंग थी ये रोहिलाखंड रीजन में जो उत्तर प्रदेश के अंदर है। इसको लीड किसने किया था, मुफ्ती मोहम्मद एवाज ने। ये मुस्लिम स्कॉलर थे। और ये मतलब दोनों दो दो इसके ग्राउंड थे, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स जो लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, दूसरा रिलीजियस मोटिवेशन जो क्रिश्चियन मिशनरी थे उनको कन्वर्जन कर रहे थे, तो उसके अगेंस्ट रिसेंटमेंट था ये। तो दो मतलब मेन आपको याद रखना है, मुफ्ती मोहम्मद में एवाज ने इसको स्टार्ट किया था। और रोहिलाखंड रीजन उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है, बरेली रिपोर्ट। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट था उसके रेवेन्यू पॉलिसी को लेके, और जो उनका अटैक ऑन इस्लामिक इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज को लेके। नेक्स्ट एमसीक्यू है पचासी राजा रिवॉल्ट से रिलेटेड। ये 1907 से स्टार्ट हो गया, 1805 में चला था। तो ये क्या था कि पचासी रिवोल्ट अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट कंपनी इन लेट के बाद किसने लीड किया था, ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है, इसका लीडर कौन था। पहला पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था भाई, अभी थोड़ी देर पहले, पाइका रिवॉल्यूशन, उसका लीडर कौन थे, जो ओडिशा रीजन में था, बख्शी जगबंधु। उसके बाद हमने रिवीजन किया था बरेली रिवोल्ट, उसके लीडर के थे मुफ्ती मोहम्मद एवाज। थर्ड एमसीक्यू पचासी राजा रिवोल्ट, ये इसके लीडर कौन थे, इस क्वेश्चन में ये पूछने कर रहा है। ये थे केरला वर्मा पचासी राजा। इसको केरला सिम्बम भी बोलते थे। पचासी कहाँ पर हुआ था, केरला, मतलब केरला रीजन के अंदर ये रिवॉल्ट हुआ था। तो ये क्या था कि एक कोट्टम रॉयल फैमिली के मेंबर थे।
केरला बना 85 राजा। ये इन्होंने गुरिल्ला रेजिस्टेंस दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर, ये इस पीरियड में 1797 से 1805 के अंदर। तो ब्रिटिश की रेवेन्यू कलेक्शन की पॉलिसी को, गवर्नेंस सिस्टम के अपोज किया था इन्होंने। तो इसको लायन ऑफ केरला भी बोलते हैं 85 राजा को। और ये 85 रिवॉल्ट को इन्होंने लीड किया था, इनको लायन ऑफ केरला, मतलब इससे रिलेटेड आज तक 3 ही क्वेश्चन आए हैं। 85 रिवॉल्ट किसने लीड किया था, केरला वन और 85 राजा ने। और किस टाइम पे हुआ था ये भी आ जाता है, 18 मतलब 18 सेंचुरी में एंड में और 19 सेंचुरी स्टार्टिंग में, 1797 से 87 पर। और इनको केरला से हम बोलते हैं, लायन ऑफ केरला बोलते हैं इनको। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है अरविंदो घोष से रिलेटेड। आफ्टर विच इवेंट अरविंदो घोष रिटायर फ्रॉम द एक्टिव पॉलिटिक्स, मतलब अरविंदो घोष एक एक्टिव पॉलिटिक्स से कब रिटायर हो गए थे, और किस किस क्या टर्निंग इवेंट था कि वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चले गए थे, किस इवेंट के बाद हुआ था। ऐसा हुआ था अलीपुर बम बम केस के बाद। ये जब सूरत स्प्लिट हो गया था उसके बाद एक अलीपुर बम केस हुआ था, मतलब उसके अंदर ब्रिटिशर्स ने लोगों को पकड़ा था। बाद में इनको एक्यूट कर दिया गया था, अरविंद घोष छूट गए थे जेल से, तो बट उस टाइम पे स्पिरिचुअलिटी की तरफ टर्न हो गए थे, मतलब एक्टिव पॉलिसी से रिटायर हो गए थे और इन्होंने स्पिरिचुअलिटी का वे को अपना लिया था अलीपुर बॉम्ब केस से बाद। इसमें क्या होता है कि रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के थ्रू बॉम्ब बॉम्ब फेंका गया था। तो 1 साल का इम्प्रिजनमेंट हुआ था इसमें। उसके बाद लॉर्ड कृष्णा की गाइडेंस में ये उनकी तरफ चले गए थे। और उसको एक्विटल कैसे हुआ था, चित्रंदा सी आर दास थे, उन्होंने इसका लीगल डिफेंस किया था, जिसके बाद इनको विड्रॉ पॉलिटिक्स से, मतलब ये छूट गए थे कोर्ट से, तो रिलीज कर दिया, ऑर्डर मिल गया था। बाद में इन्होंने एक्टिव पॉलिसी से अपने आप को विड्रॉ कर लिया था और पौंडीचेरी में जाकर रहने लगे थे। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब एक्टिव पॉलिसी को छोड़ दिया था तो किस जगह पे जाके इन्होंने अपना बाकी का जीवन व्यतीत किया था, वो किया था पौंडीचेरी के अंदर। इसमें क्या करते थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करते थे, योगा वगैरह को प्रैक्टिस करते थे। तो ये किसके बाद किया था इन्होंने, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के बाद, अरविंदो घोष ने। और सी आर दास ने इनका केस लड़ा था, पौंडीचेरी में जाके बाद में रहने लगे थे। वॉरेन हेस्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वाज impeached in British Parliament primarily due to his conduct in which of the following case। किस केस में, मतलब जो ऐसा एक ही गवर्नर जनरल था, जो एक गवर्नर जनरल बंगाल था उस टाइम पे, इंडिया तो नहीं था, मतलब ये तो लग रहा है गलत लिख दिया मैंने गलती से। ठीक है, गवर्नर जनरल बंगाल थे उस टाइम पे वॉरेन हेस्टिंग। तो उस टाइम पे इनको, यही पहले वो थे जिनको इम्पीच किया गया था। बाद में केस चला था, फिर इनको बाद में एक्विटल कर दिया, मतलब इनको भी छोड़ दिया था, ये भी रिलीज हो गए थे कि भाई गलत गलत स्टेटमेंट है इनके अगेंस्ट ये। तो उससे रिलेटेड ये पूछ रहा है कि ये किस केस के बिहाफ पे इनके अगेंस्ट ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस चला था। तो ये चला था इनके अगेंस्ट रोहिल्ला वॉर के अंदर। रोहिल्ला वॉर के अंदर क्या हो गया था कि इनके अंदर एलिगेशन लगे थे कि मिसरूल करने के और मिसकंडक्ट करने के इंडिया में। तो उसके बेसिस पे इनको इम्पीच किया गया था। तो रोहिला वॉर में 1774 में जो हुआ था ये, तो इन्होंने क्या किया था, सपोर्ट नवाब अवध अवध को किया था इन अटैकिंग रोहिला अफगान अलेज्ड इन एक्सचेंज ऑफ मनी। जो रोहिला अफगान के अगेंस्ट इन्होंने अटैक किया था नवाब अवध से पैसे लेके, तो एक तरीके से ब्राइबरी वाला केस आ गया इनके अगेंस्ट। तो उसी बेसिस पे इनके अगेंस्ट इम्पीच किया गया था इनको। और एक्यूजेशन लिए थे इनके अगेंस्ट, एक और ये चीज भी इंपॉर्टेंट हो जाती है इसके अगेंस्ट, कि इनको अगेंस्ट इंक्लूडिंग स्टेटमेंट राजा चैत सिंह और बनारस बेगम अवध, इनके अगेंस्ट भी इनका मिस रूल का चांस वो थे। और किसने लीड किया था इम्पीचमेंट ट्रायल, एडमंड बर्के ने। एडमंड बर्के जो थे इन्होंने अगेंस्ट इम्पीचमेंट ट्रायल को लीड किया था, मतलब इन्होंने ही इसके अगेंस्ट स्टेटमेंट मतलब स्टार्ट किया था इनको रिमूव करने का। 7 ईयर इनको केस चला था, बाद में इनको एक्यूट कर दिया गया था, छोड़ दिया गया था मतलब। एडमंड बर्के कौन थे, इन्होंने इम्पीचमेंट ट्रायल लिया था इनका। नेक्स्ट एमसीक्यू, फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया किसको बोला जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विस आपको पता होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने ही काफी रिफॉर्म किए थे उसके अंदर। रिफॉर्म कैसे किए थे कि वो ब्राइबरी न ले, तो उनकी सैलरी बढ़ा दी, मतलब इंप्रूवमेंट सर, जो उनको इतना पैसा दे दो कि तो उनको ब्राइबरी लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, तो एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से गवर्न करे। तो वही इसलिए उनको फादर ऑफ सिविल सर्विस बोला जाता है, कि उन्होंने उन्हें सिस्टमेटिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लाए थे। और इन्होंने मेरिट बेस बनाया था उसको, सर्विस को, सैलरी इंक्रीज की थी लोगों की, और सेपरेट किया था जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से, ताकि उसको मोर एफिशिएंट बनाया जा सके। तो इन्होंने इसको जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट का दर्जा भी इनको दिया जाता, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, और ये जो आईसीएस इन्होंने स्टार्ट किया था ना, फाउंडेशन लिया था, वही बाद में आज जो दिखाई देता है ना आईएएस, ये इसी से इवॉल्व हो क्या है।
नेक्स्ट एमसीक्यू इज विच गवर्नर जनरल इंडिया अज्यूम द पोस्ट ऑफ कमांडर इन चीफ, मतलब पहली बार ऐसा किस गवर्नर जनरल ने किया था कि कमांडर इन चीफ की पोस्ट भी खुद ही ले ली थी। तो वो भी इन्होंने किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने ही। इससे पहले किसी ने नहीं किया था, यही वो थे जिन्होंने कि अज्यूम चार्ज कर लिया था उसका भी, कमांडर चीफ भी मैं ही रहूंगा। हु सर्व्ड एज कमांडर चीफ और गवर्नर जनरल दोनों एक साथ रहा था, डुअल रोल। सिविल पे भी कंट्रोल हो गया और कमांडर चीफ की तरह मिलिट्री अफेयर पे भी कंट्रोल कर लिया इन्होंने, ठीक। तो ये ऐसा कैसे चला था 1786 से 93 जब तक ये गवर्नर जनरल थे, तब तक इन्होंने ऐसे ही गवर्न किया, कंट्रोल ओवर बोथ सिविल्स एंड मिलिट्री अफेयर। तो ही वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट गवर्नर जनरल हु अज्यूम द बोथ चार्ज, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ, सॉरी, कमांडर इन चीफ ऑफ ब्रिटिश इंडियन। तो इसी के अंदर इन्होंने रिफॉर्म, जो रिफॉर्म हुए थे ना मेजर, इसी टाइम पे हुए थे ना, सिविल सर्विस, पुलिस, जुडिशरी को अलग कर दिया था उससे। तो ये रिफॉर्म भी तभी ये रिफॉर्म ला पाए थे इसमें। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, वो वाज द ओनली इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। इंडिपेंडेंट इंडिया का गवर्नर जनरल बनने वाले कौन से इंडियन थे, मतलब गवर्नर जनरल इंडिपेंडेंट इंडिया का बस एक ही आदमी गवर्नर जनरल बना था, वो कौन थे? वो थे जी सी राजगोपालचारी। इसके अलावा कोई गवर्नर जनरल नहीं बना इंडिया का, मतलब इंडियन जो गवर्नर जनरल बन सकता था वो सी राजगोपालचारी ही थे बस। लॉर्ड माउंटबेटन जब पोस्ट को खाली कर दिए थे 1948 में, उसके बाद ये 1950 तक 2 साल तक सी राजगोपालचारी ही, जब तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना था तब तक ये गवर्नर जनरल की पोस्ट थी, तब तक यही रहे थे, ओनली इंडियन टू बिकम गवर्नर जनरल पोस्ट, सी राजगोपालचारी। उसके बाद ये राजेंद्र प्रसाद जी प्रेसिडेंट बन गए थे इंडिया के। नेक्स्ट एमसीक्यू इज गवर्नर बंगाल से रिलेटेड है। हु अमंग द फॉलोइंग सर्व एज गवर्नर ऑफ बंगाल ट्वाइस, बंगाल का 2 बार गवर्नर बना था। तो वो हो जाते हैं लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव बने थे, एक बार बने थे ये प्लासी के वॉर के टाइम, और एक बार जब बक्सर का वॉर हो गया था उसके बाद बने थे। क्लाइव ऑफ इंडिया भी बोला जाता है इनको। 2 बार गवर्नर बंगाल बने थे, और इसकी 2 टर्म हम डिस्कस कर लेते हैं। पहली टर्म थी 1757 से 60 के बीच में, जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया था। बैटल ऑफ प्लासी में क्या किया था इन्होंने, जो मीर जाफर था उसको अपनी तरफ करके उसको नवाब बना दिया था बंगाल का, से कंट्रोल ओवर बंगाल के ऊपर कंट्रोल उन्होंने स्टेब्लिश किया था पहली बार। उसके बाद ये 1765 से 67 के अंदर भी बने थे। कब बने थे? आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। और इसके बैटल ऑफ बक्सर फिर उन्होंने ट्रीटी की थी जिसके अंदर दीवानी राइट कलेक्ट करे थे बंगाल, बिहार, उड़ीसा से ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के थ्रू 1765 में। और इन्होंने फाउंडेशन रखी थी कंपनी रूल इन इंडिया। तो 2 टर्म इन्होंने की थी, पहली प्लासी के टाइम पे, दूसरी बक्सर के वॉर के बाद, मतलब जब ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसने साइन की थी? क्लाइव ने की थी। बक्सर का युद्ध किसने लड़ा था? जो उससे पहले गवर्नर जनरल थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बैटल ऑफ प्लासी इज करेक्ट? बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड स्टेटमेंट दी हुई है 4, तो उनमें से कौन सी करेक्ट है, कौन सी सही है, वो आपको मैं डिस्कस करनी है। तो इसमें क्या होगा, इट वाज फॉट बिटवीन ब्रिटिश एंड मराठा, गलत। अभी मैं बात बताया हूँ, बैटल ऑफ प्लासी किसका हुआ था? ब्रिटिश के बंगाल वाले रीजन के अंदर। सिराजुद्दौला वाज सपोर्टेड बाय फ्रेंच आर्मी, नहीं, मतलब थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला था पर टोटली फ्रेंच आर्मी ने सपोर्ट नहीं किया था। जो सिराजुद्दौला बंगाल के उस टाइम पे लीडर थे, तो उनको फ्रेंच आर्मी से टोटल सपोर्ट नहीं मिला था। ब्रिटिश डिफीटेड सिराजुद्दौला ड्यू टू देयर सुपीरियर वेपन, नहीं, ये रीजन नहीं था। रीजन क्या था? ये जो मीर जाफर हमने भी डिस्कस किया था ना, जिसको इन्होंने बाद में गवर्नर जनरल, सॉरी, नवाब बंगाल बनाया था, ये इसको सिराजुद्दौला को मारने के बाद। तो वो रीजन था, उसने वो इसका ये सिराजुद्दौला के अंडर काम करते थे, वो लीड कर रहे थे इनकी आर्मी को, मतलब मीर जाफर जी। तो इन्होंने इसका ट्रेचरी कर दी थी, तो उसके बाद वो मेन रीजन था इसका जीतने का ब्रिटिशर्स का। आर्मी तो इनकी सुपीरियर थी बट इनके पास नम स्ट्रेंथ ज्यादा थी सिराजुद्दौला के पास। बट जो मीर जाफर ने ट्रेचरी की थी उसके बाद ये ब्रिटिशर जीत गए थे, तो मेन रीजन ये नहीं था, वेपन्स नहीं था। और ब्रिटिश विक्ट्री वाज इंश्योर्ड बाय betrayal of Mir Jafar. So this statement is correct about this. So this is the answer. नेक्स्ट एमसीक्यू बैटल ऑफ प्लासी में हम डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट एमसीक्यू जाता है, विच मूवमेंट इज पॉपुलर इन अगस्त मूवमेंट? अगस्त मूवमेंट के नाम से किस मूवमेंट को जाना जाता है? क्विट इंडिया मूवमेंट, जो अगस्त 1942 में हुआ था, उसको क्विट अगस्त मूवमेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये बॉम्बे में हुआ था, बॉम्बे सेशन के अंदर। और इसमें डू एंड डाई का मैसेज भी दिया था महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच वाज द फर्स्ट नेशन वाइड मास मूवमेंट लॉन्च बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस? पहली बार नेशन वाइड मास मूवमेंट इंडियन आईएनसी के अंदर पहली बार कब हुआ था? तो ये आपको पता ही होगा, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट नेशन वाइड था, जिसमें मुस्लिम्स और हिंदू दोनों यूनाइट होकर आए थे।
और कांग्रेस के दोनों पार्ट मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट सब एक साथ थे। तो ये पहली बार नेशन वाइड मूवमेंट था। ग्राउंड क्या था, चलिए बाल मैसेकर हुआ था, रोला अटैक आया था, खिलाफत इश्यू था, तीनों इसके ग्राउंड थे। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। आईएनसी का पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बना था? ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। काफी सारे लोग इसका आंसर लगा देंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, पर वो आंसर नहीं है। पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, और वो कब बने थे? 87 में बने थे, मद्रास सेशन के अंदर। ये क्वेश्चन मतलब काफी लोग, मतलब ये क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया हुआ है, और 99% लोगों ने क्वेश्चन गलत किया होगा, अबुल कलाम आजाद को लगा दिया होगा। तो आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी, 87 के अंदर मद्रास सेशन में सबसे पहले आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे। तो ये दिमाग में मतलब फिट होना चाहिए। ये बैरिस्टर थे, फर्स्ट मुस्लिम और फर्स्ट इंडियन बैरिस्टर टू बिकम प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी 87 में मद्रास सेशन के अंदर। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, मतलब फर्स्ट जो ब्रिटिशर को एक प्रेसिडेंट बना था आईएनसी का, वो कौन सा था पहला? तो ये बने थे जॉर्ज यूलेजी। ये जो फर्स्ट जो है ना, ये याद रहनी चाहिए, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है, सिंगल वन लाइनर क्वेश्चन पूछेगा, कौन था कौन नहीं था। आप बस याद करते रह जाओगे आईएनसी क्या है क्या नहीं है, और क्वेश्चन निकल जाएगा। दिमाग में फिट होना चाहिए। जॉर्ज यूलेजी फर्स्ट, एओ ह्यूम भी लगा सकते हैं लोग, इन्होंने हेल्प की थी आईएनसी को बनाने में, बट ये इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट नहीं थे, इंग्लिश प्रेसिडेंट नहीं थे, जॉर्ज यूले थे। इसका गलत करेंगे कहाँ पे लोग, इसको बी आंसर मार देंगे। तो जॉर्ज यूले जी पहली बार बने थे, और वो बने थे जब 87 में फर्स्ट मुस्लिम बदरुद्दीन तैयब जी बने थे मद्रास सेशन के बाद। उसके बाद पहली बार इंग्लिश मैन बना था कोई, 88 में, और इलाहाबाद सेशन था वो। ये दो पॉइंट आपको याद रहना चाहिए, जॉर्ज यूले 88 में, इलाहाबाद सेशन, उससे पहले 87 में फर्स्ट मुस्लिम मद्रास सेशन। काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस 1925 में किसके साथ एसोसिएटेड है? काकोरी कॉन्स्पिरेसी, तो ये क्या है, एक रॉबरी थी, ट्रेन को लूटा था इसमें, गवर्नमेंट का कुछ पैसा जा रहा था, उसको लूटने की एक रॉबरी थी, रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी थी एक। तो यूपी में हुई थी, काकोरी यूपी के अंदर पड़ता है, 1925 में ये केस हुआ था। और किसने इसको कैरी आउट किसने किया था इसको? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने ये लूट कंडक्ट कराई थी। कैश को लेके भाग गए थे, बाद में इनको, ये मेजर जो लोग इन्वॉल्व थे, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, चंद्रशेखर आजाद, राजेंद्र लहरी थे। बाद में चंद्रशेखर आजाद को हटा दो, इन चार रिवोल्यूशनरी को मतलब लॉन्ग ट्रायल भी हुआ था, बिस्मिल, अशफाकुल्ला, लहरी, रोशन सिंह। तो ये इनका ट्रायल भी हुआ था बाद में। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट रास बिहारी बोस इज करेक्ट? रास बिहारी बोस के बारे में क्या करेक्ट है क्या नहीं है, इससे मतलब रास बिहारी बोस से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट है, उनका आंसर देना है। ही वॉज ए मॉडरेट लीडर एसोसिएट विद कांग्रेस, ये वो मॉडरेट लीडर थे? नहीं, ये गलत स्टेटमेंट है। ही फाउंडेड आईएनए इन टोक्यो, दिस इज द राइट स्टेटमेंट। आईएनए इन टोक्यो सबसे पहले रास बिहारी बोस ने फाउंड किया था। बरदौली सत्याग्रह, बरदौली सत्याग्रह तो बाद में हुआ था 828 के अराउंड, 1928 के अराउंड, और उसमें वल्लभ भाई पटेल थे, तो ये तो कोई कंसेप्ट ही नहीं है उससे रिलेटेड। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंडिया, वो भी सी राजगोपालचारी थे, ये भी गलत है। तो इसका आंसर है बी, आईएनए को टोक्यो में फाउंड किया था इन्होंने, रास बिहारी बोस ने। स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है, और ये मॉडरेट लीडर नहीं थे भाई। तो दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस में ये इन्वॉल्व थे, जिसमें लॉर्ड वाइस राय हार्डिंग पे बॉम्ब फेंका गया था, फेल्ड अटैक था, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। 1915 में ये जापान चले गए थे, 1915 में जापान फ्लैट कर गए थे। और 1914 रासबिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और लेड द फाउंडेशन आईएनए, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आईएनए 1942, सॉरी 1942 में रासबिहारी बोस ने बनाया था टोक्यो के अंदर। उसके बाद ये आईएनए को 1943 में सुभाष चंद्र बोस को हैंड ओवर कर दिया इन्होंने। समझ गए? आई इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी 1942 में टोक्यो में रासबिहारी बोस के द्वारा, बाद में सुभाष चंद्र बोस जी को इन्होंने हैंड ओवर कर दिया था 1943 में ड्यू टू हेल्थ इश्यू। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाएगा हमारा, हु इज क्रेडिटेड विद पॉपुलराइजिंग टर्म हिंदुत्व। जो हिंदुत्व टर्म है ना, किसने पॉपुलराइज की थी? यहाँ पे भी काफी लोग गलती करेंगे। अब आप लोग सोचोगे ये स्वामी विवेकानंद जी हो सकते हैं, समझ रहे हो, ये तिलक भी हो सकते हैं, इसका भी आंसर लगा सकते हो, पर ये हिंदुत्व टर्म है ना, ये वीटी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर जी ने इसको पॉपुलराइज किया था। वो हिंदुत्व की बात करते थे। हु इज हिंदू किसमें पॉपुलराइज किया था इसको? हु इज हिंदू पब्लिश इन 1923, एक बुक इन्होंने लिखी थी हु इज हिंदू, उसमें इनको हिंदुत्व की बात की थी इन्होंने, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते थे। कल्चरल यूनिटी बेस्ड ऑन शेयर्ड सिविलाइजेशन की भी बात करते थे। तो मतलब हु इज हिंदू बुक भी इन्होंने लिखी थी, और हिंदू राष्ट्र बनाने की बात भी करते थे, वीटी सावरकर जी, 1923।
अरुणा असफल अली बेस्ट रिमेम्बर्ड फॉर, मतलब इन्होंने क्या रोल इनका रिमेम्बर किया जाता है अपने इंडियन हिस्ट्री में? इनका रिमेम्बर किया जाता है क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे। अब क्या है वो रोल कि भाई जब सब सारे लीडर को पकड़ लिया था ना, तो 9 अगस्त 1942 में ये कांग्रेस पकड़ लिए गए थे, तो इन्होंने ग्वालियर टैंक मैदान में, जो क्रांति मैदान बोलते हैं बॉम्बे में, वहां पे फ्लैग फहराया था क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम। ये प्रोमिनेंट वुमेन फ्रीडम फाइटर थी उस टाइम पे। सारे लीडर को पकड़ लिया था, पर ये डटी रही, इन्होंने अपने क्विट इंडिया मूवमेंट को आगे लेके बढ़ी। नेशन फ्लैग फहराया था ग्वालियर टैंक मैदान पे, होस्टेड। हीरोइन ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट भी बोला जाता है इनको। एक ये स्टेटमेंट भी एमसीक्यू में डायरेक्ट आ सकती है। नेक्स्ट एमसीक्यू जाता है हिंदू विडो मैरिज रीमैरिज एक्ट किस ईयर में पास हुआ था और कौन सा गवर्नर जनरल था उस टाइम पे? इस क्वेश्चन को लेके बच्चे गलती करेंगे ही करेंगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। 1856 सबको पता है, ठीक है भाई। डलहौजी थे या कैनिंग थे? पहले डलहौजी थे वायसराय, ओ सॉरी गवर्नर जनरल, मतलब ठीक है, वायसराय 57 के बाद बोलते थे। ठीक है चलो उसको छोड़ो। गवर्नर जनरल डलहौजी, उससे डलहौजी पहले थे, कैनिंग बाद में थे, बट ये इनका पार्टिसिपेशन रहा था इसमें, इस एक्ट को पास कराने में। बट ये फाइनली पास हुआ था कैनिंग जी के टाइम पे। तो यही गलती कर देते हैं लोग, डलहौजी लगा देते हैं। डलहौजी नहीं लगाना है, कैनिंग लगाना है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी अटैच हैं इसके साथ, ये आपको पता रहना चाहिए। सपोर्ट किया था डलहौजी ने, बट फाइनली एक्ट कैनिंग के टाइम पे पास हुआ था, ये दिमाग में रहना चाहिए। फ्रॉम whom डिड लॉर्ड डलहौजी एनेक्स किंगडम ऑफ अवध? किंगडम ऑफ अवध को किससे उन्होंने एनेक्स कर लिया था? डलहौजी ने एनेक्स किया था किंगडम ऑफ अवध। किससे? मतलब उस टाइम पे वहां का सुल्तान कौन था, नवाब कौन था? उस टाइम पे नवाब थे वाजिद अली शाह। और किस बेसिस पे लिया गया था? वो लिया था मिस गवर्नेंस के बेसिस। 2 पॉइंट आपको दिमाग में होने चाहिए। वाजिद अली शाह जी उस टाइम पे नवाब थे, और मिस गवर्नेंस के बेस पे उनको इन्होंने डिस्पोज करके एग्जाइल कर दिया था कलकत्ता में, ठीक है जी। ये बात दिमाग में होनी चाहिए। गुड गुड गवर्नेंस जो मिस गवर्नेंस के बेसिस पे इनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं था ये, मतलब ये बताने की कोशिश कर रहा है अगली लाइन। एनेक्सेशन वाज नॉट अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स बट क्लेम ऑफ गुड गवर्नेंस, जो मिस गवर्नेंस चल रही थी उसके बेस पे, लैप्स के बेस पे नहीं था ये। नेक्स्ट एमसीक्यू जाता है कि किसके टेन्योर में पहला अटेम्प्ट मिलाया था रेलवे लाइन बनाने का? डलहौजी थे। डलहौजी के टाइम पे हुआ था रेलवे लाइन बनाने का पहला अटेम्प्ट। नहीं नहीं नहीं, ये डलहौजी जी के टाइम पे रेलवे लाइन बनी थी, ठीक है। डलहौजी के टाइम पे रेलवे लाइन बनी थी, बट उसका पहला अटेम्प्ट, उसके बारे में बात की गई थी विलियम बेंटिक के टाइम पे बात की गई थी। अब क्वेश्चन क्या होगा, लोग डायरेक्ट डलहौजी जी लगा देंगे। और क्योंकि इसमें इसको इसको भी क्वेश्चन, मतलब आप अच्छे से पढ़ा होगा, तो 48 के टाइम पे नहीं चली थी रेलवे लाइन, 52 या 53 के अराउंड चली थी रेलवे लाइन, बॉम्बे में जो थाने चली थी। तो पहली बार बात की थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंदर 1832 में, समझ रहे हो? डलहौजी आप लगाओगे, पर ये मतलब ईयर दिया हुआ वो गलत है। तो पहली बार बात की गई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक। मैं वही क्वेश्चन ला रहा हूँ जहाँ पे बच्चे गलती करेंगे, जो एग्जामिनर पूछेगा वो आपको अच्छे से समझना है और दिमाग में चिपका के रखना है। पहली बात की थी 1832 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इन्होंने इसमें क्या बात की गई थी, फर्स्ट प्रपोजल दिया गया था 32 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। कंस्ट्रक्शन बाद में हुई थी। कंस्ट्रक्शन कब हुई थी? जब लॉर्ड डलहौजी थे 53 में, बिटवीन मुंबई एंड थाने, समझ गए? कंस्ट्रक्शन बाद में हुई थी, पर प्रपोजल पहली बार 32 में हुआ था लॉर्ड विलियम बेंटिक के अंदर। ये आपको बुद्धि में होना चाहिए। नेक्स्ट एमसीक्यू इज हु इज ऑफिशियली क्रेडिट विद इंस्टीट्यूशनलाइजिंग स्टैटिस्टिकल सिस्टम? अब ये, मतलब मैं अच्छे अच्छे वो क्वेश्चन ला रहा हूँ जो एग्जाम में पूछे गए हैं और कुछ अलग है, कि स्टैटिस्टिकल सिस्टम जो इंडिया में सेटअप किया गया है, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसके लिए किसको क्रेडिट किया जाता है? ये क्वेश्चन ये पूछने की कोशिश कर रहा है। लॉर्ड मायो को किया जाता है भाई। लॉर्ड मायो को, मतलब वैसे तो फ्रेंच बुशमैन ने 1800 के अराउंड जो सर्वेज कराए थे, बट उनको ऑफिशियल नहीं किया था, वो ऑफिशियल नहीं थे। स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो एस्टेब्लिश किया गया था, लॉर्ड मायो के अंदर किया गया था। उन्होंने इंस्टीट्यूशनलाइज किया था डेटा कलेक्शन फॉर प्लानिंग, गवर्नेंस, फोकसिंग डेमोग्राफी, एग्रीकल्चर, मतलब इन्होंने ही प्रॉपर्ली इसको ऑफिशियल वे में कंडक्ट कराया था लॉर्ड मायो को, इसलिए उनका क्रेडिटर बोला जाता है, समझ रहे हो? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स पहली बार जो बना था ब्रिटिश इंडिया में, ये किस टाइम पे बना था, किस वायसराय के अंदर बना था? अब ये क्वेश्चन वही आ गया जिसने पहली बार
पहली बार क्या किया था जिन्होंने? पहली बार जिन्होंने भाई ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे बनाया था ना, किस लिए बनाया था? सर्वे किस लिए किया जा रहा है? रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और कॉमर्स इन्हीं के अंदर बना था फिर ये, लॉर्ड मायो के अंदर। समझ रहे हो? इसलिए इन्होंने सर्वे सर्वे वाला डिपार्टमेंट बनाया था। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है रेजोल्यूशन ऑफ 1835 विच जिसने इंग्लिश एजुकेशन की फाउंडेशन दी थी, किसके टेन्योर में पास किया गया था ये? मतलब इंग्लिश एजुकेशन को लेकर फोकस किया गया था, ये भी विलियम बेंटिक के अंदर, मतलब गवर्नर जनरल उस टाइम पे विलियम बेंटिक जी थे। और ये जो इंग्लिश एजुकेशन के फोकस किया था, फाउंडेशन दी थी, इस पे एम्फेसिस किसने डाला था? इस पे जो ये थॉमस बेबिंगटन टीबी मैकुले थे ना, 1835 की मिनट कंडक्ट की गई थी, तो जिन्होंने फोकस किया था कि जो एजुकेशन हम इम्पार्ट करेंगे ना इंग्लिश लैंग्वेज पे, जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन वाली थ्योरी आई थी कि कुछ लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज के थ्रू एजुकेशन देंगे, उसके बाद बाकी लोगों ऑटोमेटिकली वो फॉरवर्ड कर देंगे। तो वो ये टीवी मैकुले के जो मिनट्स थे ना एजुकेशन के, उन्होंने पे उनके टाइम पे हुआ था ये। इसमें क्या किया था कि इंग्लिश इन एजुकेशन फॉर क्लास इंडियन टू असिस्ट ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब जो दिखेंगे तो इंडियन पर वो रहेंगे इंग्लिश जैसे। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी से रिलेटेड, ये किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछ लिया। स्प्रेड ऑफ इंडियन एजुकेशन टू, जो एलाइट मतलब ऊपर वाले रिच लोग थे ना, उनको ये एजुकेशन दी जाएगी, नॉट टू मासेस। ये लॉर्ड मैकुला के जो मिनट्स थे उससे रिलेटेड ये है, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम पे। फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन इंडिया में कौन सी स्टेब्लिश की गई थी? फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन कौन सी की गई थी? भारत स्त्री महामंडल, पहली बार बनी गई थी ये, फर्स्ट वुमेन ऑर्गेनाइजेशन। और इसको किसने बनाया था? सरला देवी चौधरानी जी ने 1910 में, इलाहाबाद के अंदर। पहला ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रहना चाहिए और किसने बनाया था वो याद रहना चाहिए, सरला देवी चौधरानी, 1910 इन इलाहाबाद के अंदर। लेटर इसके बाद वोमेन इंडिया एसोसिएशन, ऑल इंडिया वोमेन कॉन्फ्रेंस 17 और 27 के अंदर आए थे। पर पहला जो स्त्रियों का एक संगठन बना था, भारत स्त्री महामंडल, 1910 में इलाहाबाद के अंदर सरला देवी चौधरानी जी ने बनाया था। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, हु फाउंडेड सेवा सदन 1885 में, वुमेन्स को अपलिफ्ट करने के लिए किसने सेवा सदन बनाया था? ये बनाया था जी बीएम मालावारी जी ने। ये बीएम मालावारी जी वही हैं। कौन है बीएम मालावारी जी? पारसी हैं ये। इन्होंने क्या किया था? आंसर में बना था, कमेंट में बताना भाई। सेवा सदन बॉम्बे में 85 में बीएम मालावारी जी ने फाउंड किया था। तो रामाबाई, दो रामाबाई पांडे लेटर एक्सपेंड दिस ऑर्गेनाइजेशन पूना क्रेडिट फॉर फाउंडिंग इट गोज टू मालाबाई, मतलब रामाबाई पांडे जो थी, इनको बाद में इसको एक्सपेंड करने का क्रेडिट दिया जाता है पुणे के अंदर, बट जो एक्चुअल फाउंडर था ना, वो बी एम मालाबारी जी थे। सेवा सदन बॉम्बे के अंदर, रामाबाई राणा डेवी से रिलेटेड है। द अरेस्ट ऑफ विच टू इंडियन लीडर, मतलब कौन से दो लीडर थे जिनको 1919 में अरेस्ट कर लिया गया था, जिसके बाद ये मास प्रोटेस्ट हुआ था और फाइनली जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। तो वो दो लीडर थे, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जिनको पुलिस ने पकड़ लिया था और बाद में उनको डिपोर्ट कर दिया गया था। तो इन्हीं के लिए प्रोटेस्ट हुआ था, बाद में जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया था। तो नेक्स्ट एमसीक्यू पे आ जाते हैं डायरेक्ट। प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी ऑफ गदर पार्टी कौन है? ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। 1913 में जो गदर पार्टी बनी थी सैन फ्रांसिस्को के अंदर, उसके प्रेसिडेंट कौन थे और उसके सेक्रेटरी कौन थे, बता दीजिए भाई। उसके प्रेसिडेंट थे भाई सोहन सिंह भकना, और उसके सेक्रेटरी थे लाला हरदयाल। समझ गए? अब इसमें बुद्धि मतलब, कोई सोचेगा लाला हरदयाल प्रेसिडेंट थे, सोहन सिंह भकना सेक्रेटरी थे, तो यहाँ पे चांस गलत होने के हैं। दिमाग में फिट रहना चाहिए। एसपी सोहन सिंह भगना प्रेसिडेंट, एस सोहन सिंह भगना का एस, इनका पी, तो ये एसपी थे, हेड थे। लाला हरदयाल एलएस, एस से शुरू एल पे खत्म, एस पे खत्म। सोहन सिंह भगना प्रेसिडेंट, लाला हरदयाल सेक्रेटरी। सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। ये सिख थे पंजाब से, और लाला हरदयाल एक रेवोल्यूशनरी इंटेलेक्चुअल थे, उनको सेक्रेटरी बनाया गया था। अंग्रेजी राज के दुश्मन और अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा स्लोगन
किस रिवोल्यूशनरी पब्लिकेशन से रिलेटेड है भाई? ये क्वेश्चन अंग्रेजी राज के दुश्मन और अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ये गदर पार्टी से रिलेटेड है भाई। वहीं पे ये अपने गदर जो इनका पेपर था, न्यूज़पेपर, उसमें इनको इस नाम से वो लिखा करते थे एडिटोरियल, तो उसी से रिलेटेड है ये। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, व्हेन वाज इंडियन फर्स्ट इंक्लूडेड इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय? मतलब जो इंडिया का जो पहला आदमी एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में पहली बार कब इंक्लूड किया गया था? एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर पूछ रहा है। तो ये कहते हैं कि अभी से नहीं, ये तो बोला नहीं ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, समझ रहे हो? कुछ लोग सोच रहे हैं कि 1909 में सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को इंक्लूड किया गया था, वो क्या था? तो भाई नॉन ऑफिशियल वे से तो हमने 1861 में इंक्लूड कर लिया था ना, एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। और कौन थे वो? 3 मेंबर थे ये, राजा बनारस, महाराजा पटियाला और सर दिनकन राव। तो क्वेश्चन कहाँ पे गलत होता है यहाँ पे, कि सब लोग सचिंद्र प्रसाद सिन्हा को याद रखते हैं 1909 और आंसर मार देते हैं, बट ऐसा नहीं है। 61 के अंदर नॉन ऑफिशियल वे से पहले ही इंक्लूड कर लिया गया था 3 इंडियन को, राजा बनारस, महाराजा पटियाला, सर दिनकन राव। तो ये आंसर गलत होने के चांस बता दिया हूं मैं आपको, और अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। उसने बोला ही नहीं ऑफिशियल नॉन ऑफिशियल, तो नॉन ऑफिशियल वाला भी आंसर हो सकता है, तो इसलिए आंसर वाज बी। नेक्स्ट एमसीक्यू, हु वाज फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल एज फुल फ्लैज एग्जीक्यूटिव मेंबर, मतलब ऑफिशियल मेंबर, और उनको पोर्टफोलियो मिला? वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अब ये आंसर आएगा, इसका आंसर बी होगा। दिनकर राव इसमें भी दिया था ऑप्शन, बट इसका आंसर बी ये होगा कि ऑफिशियल वे से एग्जीक्यूटिव मेंबर बने पोर्टफोलियो के साथ। समझ गए भाई? दिमाग में डाल लेना अच्छे से। लॉ का पोर्टफोलियो मिला था, ये भी याद रहना चाहिए, लॉ का पोर्टफोलियो मिला था इनको। नेक्स्ट एमसीक्यू, होम रूल लीग फॉर्म हुआ थी इंडिया में ड्यूरिंग द किस इंडियन नेशनल मूवमेंट के दौरान? तो किसकी वो पूछ रहे हैं ये? तो ये बाल गंगाधर तिलक की। पहले किसकी फॉर्म हुई थी वो पूछा है, सॉरी। तो बाल गंगाधर तिलक की पहले आई थी अप्रैल के अंदर, और एनी बेसेंट की सितंबर के अंदर आई थी। ठीक है जी, 1916 में, अप्रैल 1900 बाल गंगाधर तिलक की, एनी बेसेंट की सितंबर 1916 में। इनका हेडक्वार्टर था एडीआर मद्रास, और इनका हेडक्वार्टर था पूना। समझ गए? ये 6 जगह एक्टिव थी, ये 200 जगह एक्टिव थी। तिलक की लिखी थी महाराष्ट्र, कर्नाटक, बेरार, सेंट्रल प्रोविंस, वाइल बस बेसेंट्स थी रेस्ट ऑफ द इंडिया के अंदर। बोथ लीग प्लेड ए वाइटल रोल इन रिवाइविंग। ठीक है, ये पढ़ लेना आप पीडीएफ के थ्रू। बाल गंगाधर तिलक के हेडक्वार्टर क्या था होम रूल लीग का, और पहली मीटिंग कहाँ हुई थी? तो भाई पहली मीटिंग बेलगाम में हुई थी, पर इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पूना। मीटिंग बेलगाम में हुई थी, हेडक्वार्टर पूना था। समझ रहे हो? हेडक्वार्टर और मीटिंग का पॉइंट अलग है, तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया है। लखनऊ पैक्ट जो 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना और किस कांग्रेस लीडर के बीच में साइन हुआ था? 1916 की जो प्रेसिडेंट थी वो तो अंबिका चरण मजूमदार थी उस टाइम पे। जो पैक्ट लखनऊ सेशन था 1916 में, जहाँ पे पैक्ट बना था मुस्लिम लीग और ये अपने आईएनसी के बीच में, तो उस टाइम पे उसकी प्रेसिडेंट तो अंबिका चरण मजूमदार थी, पर जो पैक्ट साइन हुआ था ना मोहम्मद अली जिन्ना, किस लीडर के साथ साइन हुआ था? वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये हुआ था, ये एक्सट्रीमिस्ट थे जो बाल गंगाधर तिलक के साथ। समझ गए? ये नेगोशिएटर था उसका। क्रिप्स मिशन 1940 से रिलेटेड पॉलिटिकल फीचर की पॉइंट्स, कौन सा सही है कौन सा गलत है? मतलब इनमें से सही पॉइंट कौन सा है? क्रिप्स मिशन में बात की गई थी डोमिनियन स्टेटस देंगे वॉर के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी वॉर के बाद, राइट ऑफ प्रोविंस टू सीड, ये बात पसंद नहीं आई, कि प्रोविंस के पास राइट है कि वो अलग हो सकते हैं, और ब्रिटिश का कंट्रोल होगा डिफेंस के ऊपर, ये भी पसंद नहीं आई। ना तो इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया था, ना इसको आईएनसी ने एक्सेप्ट किया था। आईएनसी वाले तो ये राइट टू प्रोविंस टू सीड पे पीछे हट गए थे, और मुस्लिम लीग को क्लियर कट मिला नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा, तो वो भी पीछे हट गए। नेक्स्ट एमसीक्यू हो जाता है, हु सर्व एज फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पूना सार्वजनिक सभा इन 1870? 1870 जो पूना सार्वजनिक सभा बनी थी, उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? बताइए। इसके पहले प्रेसिडेंट थे भवाना ये देखो, इसका पूना सार्वजनिक सभा से रिलेटेड एमजी रानडे हैं।
तो लोग समझेंगे कि ये आंसर है, बट ये आंसर नहीं है। इसके पहले प्रेसिडेंट थे भवाना राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, श्रीनिवास राव पंत बोलते हैं इनको शॉर्ट फॉर्म में। तो ये इसके प्रेसिडेंट थे पहले। आंसर ए मत लगा देना, एमजी रानडे जी नहीं थे भाई। एमजी रानडे से रिलेटेड है, मेन लीडर मतलब थे, बट जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो एस श्रीनिवास राव पंत जी को बनाया गया था। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन आईएनसी के पहली वुमेन प्रेसिडेंट। अब ये पूछा ही नहीं इंडियन या फिर बाहर की भी हो सकती है, तो एनी बेसेंट जी बनी थी भाई पहली, इन्होंने पूछा नहीं तो। और ये सरोजिनी नायडू जी कब बनी थी उसका क्वेश्चन भी मैंने दिया है इसमें बाद में। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कोलकाता सेशन के अंदर बनी थी, मतलब 16 का जो पैक्ट हुआ था उसके बाद एनी बेसेंट बनी थी। और सरोजिनी नायडू जी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी आईएनसी की, बनी थी जो 1925 में कानपुर सेशन के अंदर बनी थी। 8 साल बाद, करेक्ट। इंडिया की फर्स्ट इंडियन वुमेन टू बिकम आईएनसी प्रेसिडेंट was सरोजिनी नायडू इन कानपुर सेशन, और ये कलकत्ता सेशन के अंदर बनी थी। ये सेशन भी याद रहना चाहिए, क्वेश्चन ये भी आ जाता है किस सेशन के अंदर बनी थी, हल्के में मत लेना स्टेटमेंट को। स्लोगन इंडिया फॉर इंडियंस किसके द्वारा दिया गया था? काफी बार बात कर चुके हैं दयानंद सरस्वती जी की, उन्होंने ही दिया था, वेदाज पे जो फोकस करते थे, सेल्फ रूल की बात करते थे, कल्चरल रिवाइवल की बात करते थे, आर्य समाज से रिलेटेड थे। बाकी मैंने पिछले वीडियो में भी आर्य समाज के बारे में बात की थी, तो आप वहां से जाके इसके बारे में और भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने पीडीएफ के अंदर सारा डेटा इंक्लूड किया है क्या नहीं, पूरा कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा रखा है, जो जो मेन पॉइंट है वो बताया है, बाकी आपको इन डेप्थ जाना है तो एक्सप्लेनेशन के अंदर सब कुछ इंक्लूडेड है। बस क्या है, आपको यहाँ से अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद फिर से दोबारा से प्रैक्टिस कर लेनी है जब भी करनी है, और एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। और वो भी एमसीक्यूज के थ्रू आप करोगे तो ज्यादा अच्छे से रिवाइजन कर पाओगे। बुक से पढ़ोगे तो काफी दिमाग, मतलब परेशान हो जाओगे कि ये तो मेरे को याद था मैं भूल गया कैसे। क्वेश्चंस के थ्रू पढ़ोगे, और जो आजकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनके थ्रू पढ़ोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। तो बने रहना मेरी सीरीज में, इसके थ्रू मैं कंप्लीट कवरेज कराऊंगा हिस्ट्री का, थ्रू एमसीक्यूज। कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, कोई भी पर्सपेक्टिव से छोड़ूंगा ही नहीं, ना तो चाहे वो मेडिएवल हिस्ट्री हो, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हिस्ट्री हो या पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री हो, सब कुछ इंक्लूड करके कंप्लीट कवरेज करूंगा। बस आप बने रहना मेरी सीरीज में, और मुझे प्यार देना इसके थ्रू कमेंट्स, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड लाइक, और फॉलो करें मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। So this is all for today's video. Thank you all. Please subscribe my channel.